तो आज रैलियों का दिन है। प्रधानमंत्री की रैली, अखिलेश यादव की रैली, राहुल गांधी की रैली, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली और एक बार फिर मायावती की रैली जालौन में। यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही हैं और यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते यह प्रदेश में हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को या गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा इस सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है, जिसमें इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार में प्रदेश के अधिकांश सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत या हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं, अर्थात इनकी सरकार में काम कम और अपराध ज्यादा ही बोलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि इस चुनाव में सपा के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे और इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवार को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे, जिताने की नहीं। और फिर इनका अपना बेस वोट भी दो खेमों में ही बट के रह जाएगा, अर्थात समाजवादी पार्टी का जो अपना बेस वोट है वो दो खेमों में ही बट कर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में आपके जिले के खासकर मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना
दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इस वोट में विशेषकर मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी या प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। चाहे अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अपनी पार्टी को प्रदेश की सत्ता पर काबिज करने के लिए यहाँ इस प्रदेश को अपना माँ बाप बताकर वे खुद को प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा भी बताकर या कितनी भी नाटकबाजी आदि क्यों ना कर ले, तो भी प्रदेश की जनता इनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी से व नोटबंदी से भी दुखी होकर अब इस चुनाव में इनको कतई भी अपना आशीर्वाद देने वाली नहीं है। अर्थात अब प्रदेश की जनता ने अपने हित व कल्याण के लिए अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा खासकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्य चुनावी वायदा था। और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में भी फिर से भुनाने की ही पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि इन 3.25 वर्षों के अंदर क्या किसी भी गरीब के खाते में केंद्र सरकार द्वारा 1 रुपया भी भेजा गया है? मैं अपने किसान भाइयों से भी ये पूछना चाहती हूँ कि आपके इस जालौन जिले में किसी भी एक किसान भाई का कर्जा माफ हुआ है? मैं समझती हूँ नहीं हुआ है। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी या अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं। इस प्रकार से बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में व इसे देश हिस्से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं।
जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही लगभग 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही काला है। इसलिए अब इनको यानी कि बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को अपने विरोधियों पर खासकर भ्रष्टाचार के मामले में अब कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने देश की जनता को आज तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। और अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते या विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनका आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन या हर स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने इन वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर यहाँ ये भी आगाह करना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से बराबर सुनने के लिए मिल रही हैं। इसके साथ ही फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कितने और रोहित वेमुला कांड व दलित ऊना कांड आदि होंगे, इसका भी आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आरक्षण को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ या अपर कास्ट समाज
एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा ही इसकी पक्षधर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन के जरिए केंद्र की सरकार को ही करना होगा। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनके अलीगढ़ व जामा मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा यहाँ चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर विशेषकर गौ रक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में यहाँ मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से ही देखा जा रहा है, जिससे इनमें हमेशा असुरक्षा की भावना ही बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। इसके साथ ही अब ये भारतीय जनता पार्टी अपनी हर चुनावी जनसभा में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश व कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो इस मामले में भी सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूर्व में रहे लगभग 6 वर्षों के शासन काल में यहाँ विकास व जनहित व जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान न देकर केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसके कारण ही फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी, जबकि इस अवधि में केंद्र में भी ज्यादातर बीजेपी की ही अपनी सरकार रही है। इसके अलावा बीजेपी के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी सुधारने के लिए जो काफी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले या अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अति खराब व दयनीय हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग वे आपके क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के भी लोग बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर वे इनके साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं, और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी नहीं आते हैं। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली
इनकी खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं, तो फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर यहाँ कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। हालांकि आप लोगों को ओपिनियन पोल और सर्वे आदि के बारे में ये मालूम है कि सन 2007 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, तो उस दौरान विरोधी पार्टियों ने ओपिनियन पोल और सर्वे आदि में जो कुछ दिखाया था मैनेज करके, विरोधी पार्टियों ने मैनेज करके ओपिनियन पोल और सर्वे आदि में विरोधी पार्टियों ने अपने आप को आगे दिखाया, नंबर 1 पर दिखाया और बीएसपी को तीसरे और चौथे पर दिखाया था सन 2007 में। लेकिन जब रिजल्ट आया तो विरोधी पार्टियों के मैनेज किए गए ओपिनियन पोल व सर्वे धरे के धरे रह गए। और जब रिजल्ट आया तो बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई। और फिर जो पार्टियां अपने आप को नंबर 1 पर दिखा रही थी ओपिनियन पोल में, वो तीसरे और चौथे में चली गई। इसलिए मैं आप लोगों को ये सचेत करना चाहती हूँ कि इस बार भी इलेक्शन अनाउंस होने से पहले और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी विरोधी पार्टियों ने ओपिनियन पोल के जरिए ओपिनियन पोल व सर्वे आदि के जरिए तो बहुजन समाज पार्टी को फिर से सन 2007 की तरह बहुत पीछे दिखाया है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब रिजल्ट आएगा तो सन 2007 की तरह फिर ओपिनियन पोल का पोल खुल जाएगा, इनके सर्वे का पोल खुल जाएगा और बहुजन समाज पार्टी फिर से नंबर 1 की पार्टी बनकर सन 2007 की तरह, पिछली बार तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली तो ज्यादा सीटें नहीं आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और इस बार तो बीएसपी को 300 से कम सीटें मिलने वाली नहीं है। और वैसे भी प्रदेश में अभी तक जो भी वोट पड़ा है तो उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अभी चुनाव में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, जिसे बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है। अर्थात अब इस चुनाव में बीजेपी का यहाँ बिहार के विधानसभा आम चुनाव से भी काफी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। और अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरों के नूर तक भी उतरने लगे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का अब ये एहसास हो चुका है कि प्रदेश की जनता केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी व इनकी नोटबंदी से और यहाँ प्रदेश में सपा सरकार के बबुआ की गुंडा व जंगल राज आदि से भी दुखी होकर और यहाँ प्रदेश में सपा सरकार के बबुआ की गुंडा व जंगल राज आदि से दुखी होकर अब इन दोनों चाचा भतीजे की सरकारों को कतई भी यहाँ माफ करने वाली नहीं है।